Hello and welcome back to the channel Literature Philia, your one-stop destination for everything related to English literature. And I'm back. I'm really sorry that I was not able to conduct all of the sessions we already promised each other. But I am back with one thing that I promised that टी ट्रिपल एस पी के एग्ज़ाम्स ऑलरेडी हो रहे हैं और मार्च में कुछ एग्ज़ाम्स लाइंड अप हैं. फीमेल इंग्लिश पोजीशन के लिए अभी तक एग्ज़ामिनेशन की डेट नहीं आई है. बट हमें पर्सपेक्टिव ये नहीं रखना कि सिर्फ इस एग्ज़ामिनेशन के लिए, हमें पर्सपेक्टिव रखना है कि आने वाले और वैकेंसीज़ के लिए, डी ट्रिपल एस पी जैसी वैकेंसीज़ के लिए, पीजीटी के पोस्ट के लिए हमें खुद को प्रिपेयर करना है. और उसके लिए मैंने प्रिपेयर किया है ये सीरीज़ ऑफ 20 क्वेश्चंस. आप लोग मेरे साथ इन क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे एंड खुद को रिवॉर्ड करेंगे राइट आंसर होने पे 1 स्कोर. अदरवाइज यू विल नॉट स्कोर योर सेल्फ. एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए कि आपको आउट ऑफ 20 कितना मिला. ओके, so let's begin. So student, let's get started with the question number 1, that is the figure of speech used in the expression murderous innocence of the sea is option A onomatopoeia, B personification, C oxymoron, D simile. So the answer for this question is oxymoron. ये आपको कैसे पता लगता है? So let's look at the statement here. तो फ्रेज में लिखा है murderous innocence of the sea. Murderous innocence. Now you need to understand that murder and innocent साथ में पुट किया गया है. दो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स जो कि जक्सपोज करती हैं एक दूसरे को, साइड बाय साइड रखी गई हैं. और ये आप किस में करते हैं? यू डू दिस इनटू ऑक्सीमोरन. सो ऑक्सीमोरन क्या है? दिस इज़ अ काइंड ऑफ एफओएस जिसमें आप दो कॉन्ट्रैरी चीज़ों को या फिर ऐसी एलिमेंट्स को जो जक्सटपोज करती हैं एक दूसरे को, उन्हें साइड बाय साइड रखते हैं. जैसे कि मर्डर एंड इनोसेंट, जैसे कि परफेक्ट एंड इम्परफेक्शन. ठीक है, तो परफेक्ट इम्परफेक्शन ये क्या हो गया? ऑक्सीमोरन. इसका मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया था टू डिफाइन इट. बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं. ओनोमेटोपिया क्या होता है? इट इज़ बेसिकली जब आप किसी साउंड को एसोसिएट करते हो किसी वर्ड से. ठीक है, तो जैसे कि जो बी का साउंड है, जो बी जो साउंड निकालती है उसको बजिंग साउंड, उसको आपने एक वर्ड दिया बज, राइट? तो ये वर्ड जो है बज, वो क्या है? ओनोमेटोपिया. फाइन. पर्सोनिफिकेशन मतलब कि नॉन लिविंग थिंग को किसी लिविंग थिंग की एट्रीब्यूट्स देना पर्सोनिफिकेशन है. सिमिली में आप क्या करते हैं? सिमिली में आप कंपैरिजन करते हैं बाय यूजिंग लाइक एंड एज. The second question is the Divine Comedy narrates Dante's journey from option A hell to paradise, option B birth to death, option C life on earth to other worlds, option D heaven to hell. So the answer for this question is hell to paradise. सो डिवाइन कॉमेडी जो डांटे ने लिखी है, दिस इज़ एन एपिक पोएम जो कि पब्लिश हुई थी 1321 में. इट कंटेन्स 14,233 लाइन्स. ठीक है, तो ये जर्नी क्या बताती है? जर्नी बताती है हेल से लेकर पैराडाइज तक, नर्क से स्वर्ग तक की जर्नी को ये डिस्क्राइब करती है. ये वर्क जो है ये 3 कैंटिकाज में है. तो कैंटिकाज क्या होता है? जैसे कैंटो आपने सुना ही होगा, वैसे कैंटिकाज जो होते हैं वो सिंगुलर वर्क्स होते हैं जिनके अंदर कैंटोज होते हैं. ठीक है, तो 3 कैंटिकाज से हेल, परगेटरी एंड पैराडाइज. ठीक, तो हर एक कैंटिका के अंदर आपको मिल जाता है कैंटोज. 33 कैंटोज हर एक कैंटिका में, विच मीन्स आप हेल में 33 कैंटोज हैं, परगेटरी में 33, पैराडाइज में 33. Who among the following writers is known as the Queen of Crime? It's a very simple question. The answer for this question is Agatha Christie. Now everybody जो क्राइम नॉवल पसंद करते हैं, डिटेक्टिव नॉवेल्स को पसंद करते हैं या शॉर्ट स्टोरीज को, उन्होंने अगाथा क्रिस्टी की वर्क्स को डेफिनेटली पढ़ा होगा. शी इज़ एन इंग्लिश क्राइम नॉवलिस्ट. उन्होंने अभी तक 66 डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखी हैं और 14 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस हैं उनकी. बाकी ऑप्शंस देखें तो वर्जीनिया वुल्फ को हम सब जानते हैं. शी इज़ अ फेमिनिस्ट राइटर, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए जानी जाती हैं.
एंड इनकी सबसे फेमस वर्क है द रूम ऑफ वंस ओन. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The theory of reader response criticism is associated with. It's very simple question. Out of all of them, I think कि सबसे ज़्यादा easy question यही है. The answer for this question is Stanley Fish. Reader response criticism जो है, it was a school of literary theory जो कि फोकस करता है कि रीडर और उसका एक्सपीरियंस क्या है वाइल द रीडर इज़ रीडिंग एनी लिटरेरी वर्क. तो किसी भी लिटरेरी वर्क को पढ़ते वक्त रीडर का एक्सपीरियंस क्या होता है, व्हाट द रीडर गोज थ्रू, ये इसको स्टडी करते हैं. ये बिगिन हुआ था 1960s एंड 1970s में US एंड जर्मनी में. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्टैनली फिश. द जॉनरा ऑफ कैंपस नॉवल इज इनॉग्रेटेड बाय. The answer for this question is Kingsley Amis. Absolutely. Kingsley Amis is very famous for campus novels. So campus novel क्या होती हैं? Campus novel वैसी novel होती हैं जो कि जिसका main action किसी एक यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कैंपस में सेट किया जाता है. मेन एक्शन, उसे आप कैंपस नॉवल कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज़ द पायनियर ऑफ एस्थेटिक मूवमेंट? वेरी सिंपल क्वेश्चन. एस्थेटिक मूवमेंट से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन में आप चले जाएं. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वॉल्टर पेटर, अ वेरी रीनाउंड पर्सन ऑलरेडी इन दिस मूवमेंट. तो ये एक तरीके के लीडर हैं इस मूवमेंट के. इनके जो एसेज थे जो पब्लिश हुए थे 1867 to 68 में, जिसमें इन्होंने ये बोला था कि लाइफ हैड टू बी लिव्ड इंटेंसली विद एन आइडियल ब्यूटी. इन्होंने कहा था, आई विल कोट अगेन, लाइफ हैड टू बी लिव्ड इंटेंसली विथ एन आइडियल ब्यूटी. एंड एस्थेटिक मूवमेंट का एक फेमस फ्रेज क्या है, आप सब जानते होंगे, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक. ओके, सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज वॉल्टर पीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज. वेरी सिंपल, द आंसर इज प्लॉट. तो एरिस्टोटल ने आपको बताया था अबाउट प्लॉट, डिक्शन, थॉट, कैरेक्टर, स्पेक्टेकल, मेलेडी, राइट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, प्लॉट इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज नॉट द मेंबर ऑफ ब्लूम्सबेरी ग्रुप? ब्लूम्सबेरी ग्रुप वॉज एन इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंग्लिश राइटर्स एंड फिलोसोफर्स, जिसमें आ जाते हैं आपके क्लाइव बेल, E.M. फॉस्टर, लिटिल स्ट्रैची, वेनेसा बेल, रॉजर फ्राई, वर्जीनिया वुल्फ, राइट. तो इन सब में कौन है जो बिल्कुल नहीं आपको दिख रहे हैं ब्लूम्सबेरी ग्रुप के? वो हैं G.B. शॉ. आपके G.B. शॉ वॉज ऑल्सो अ पर्सन जो कि रियलिज्म में सोशलिस्ट वर्क लिखते थे, जो कि सोशल इश्यूज़ को रेफ़र करते थे. इनकी पिग्मेलियन मेरी फेवरेट नॉवल है. सो या, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज G.B. शॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज अ वर्क बाय. Very simple question yet again. The answer for this question is I.A. Richards. So, the principle for literary criticism is a very famous work. क्या डिस्कस करता है ये डिस्कस करता है the form, the values, the rhythm and the conesthesia. Conesthesia क्या होता है? Conesthesia is the awareness of inhabiting one's body caused by stimuli from the various organs. Okay, तो next question. Anagnorisis is a term used by Aristotle for describing. So anagnorisis जो है वो क्या बताता है, उसमें आप वो what is this term is used for describing? So basically it talks about the moment of discovery by the protagonist. Reversal of fortune of the protagonist क्या होगा? Comment section में लिख के बताइए. Next question. A meter in which an unaccented लिखा है, unaccented syllable precedes the accented is called iambic. So the answer for this question is iambic. Iambic meter में क्या होता है, unstressed और stressed. पहले unstressed आता है फिर stressed आता है. ठीक है, बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं. Anapestic में क्या होता है, unstressed, unstressed and stressed. Dactylic में क्या होता है, stressed, unstressed and unstressed. कैटालिक्टिक क्या है, कैटालिक्टिक में एक लाइन है जो कि लैक करती है एक सिलेबल, लास्ट फुट का एक सिलेबल वो लैक करती है, उसमें नहीं होता. ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आइएम्बिक. नेक्स्ट क्वेश्चन.
The term stream of consciousness is derived from the writings of. Now, this question I remember came into 2023 UGC नेट एग्जामिनेशंस जो आपका जून में हुआ था, जून वाला जो हुआ था, वो उसमें ये क्वेश्चन आया था एंड बहुत सारे बच्चों ने वर्जीनिया वुल्फ मार दिया था. क्यों? क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वर्ड आते ही हमारे दिमाग में सीधे वर्जीनिया वुल्फ या जेम्स जॉयस ही आते हैं. बट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विलियम जेम्स. सो पहली बार स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है उसको डिराइव किया गया था किसकी राइटिंग से? विलियम जेम्स की राइटिंग्स में. ही टॉक्स अबाउट फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन टू हिज वर्क. विलियम जेम्स कौन है? ही इज़ द ब्रदर ऑफ हेनरी जेम्स. ओके, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को एक तरीके से आप इंटीरियर मोनोलॉग भी कह सकते हैं. ये एक नैरेटिव डिवाइस है जो आप यूज़ करते हैं टू डिपिक्ट जो मल्टीट्यूडनेस ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स इनटू द प्रोटैगनिस्ट. ठीक है, जो आपके माइंड में मल्टीट्यूड लेवल पे जो थॉट्स आते हैं उनको आप डिपिक्ट करने के लिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. A novel without a hero. Very simple question. This came into BHU entrance as well and UGC net as well this year. So the answer for this question is Vanity Fair, of course. Very famous work and you must go through it. This is by Thackeray. So इसे ज़रूर पढ़िएगा. Reader is a term introduced by. Implied reader. We need to give it a thought. So the answer for this question is Wolfgang Isser. इम्प्लाइड रीडर होता क्या है? इम्प्लाइड का मतलब जो बनाया गया हो, जो डाला गया हो, थोपा गया हो, इम्प्लाई किया गया हो. तो एक इम्प्लाइड रीडर एक हाइपोथेटिकल रीडर होता है जो एक वर्क को एड्रेस करता है. उसके जो थॉट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं एक्चुअल रीडर से. ठीक है, इम्प्लाइड रीडर एक हाइपोथेटिकल रीडर है जिसके थॉट्स क्या हैं? डिफरेंट है आपके एक्चुअल रीडर से. अंडरस्टूड? ये किसने दिया था? वुल्फगैंग इसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द बेंड इन द गैंगेज इज अ वर्क बाय. वेरी सिंपल, मनोहर मालगुनकर. बहुत ज़्यादा बार आ चुका है यूजीसी नेट में, तो जस्ट कीप इन माइंड. क्वेश्चन. हुज डेथ वॉज कमोमोरेटेड बाय आर्नोल्ड्स इन थायरेसिस. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आर्थर ह्यू क्लॉग. 1865 में ये वर्क जो मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है थायरेसिस, इन्होंने ये लिखा था अपने फ्रेंड के लिए जिनकी डेथ हो गई थी 42 ईयर्स ऑफ एज पे. एंड आर्थर ह्यू क्लॉग वॉज ऑल्सो अ वेरी रीनाउंड पोएट. ऑल्दो बहुत सारे लोग इस वर्क को क्रिटिसाइज भी करते हैं दैट द रेफरेंसेस यूज्ड इनटू दिस वर्क फॉर आर्थर ह्यू क्लॉग was not able to actually justify the excellence of this poet, right? So this is also a must read work. Go through it. Next question. In how many parts is the wasteland divided? वेस्टलैंड पे क्वेश्चन आना इज़ फॉर श्योर. मेरे साथ जो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस देने गए थे उनको याद होगा कि वेस्टलैंड पे हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 5. नाउ वो क्या क्या है? द बरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, द फायर सर्मन, डेथ बाय वाटर एंड द वॉट द थंडर सेड. मैं इसे कैसे याद करती हूँ? टू बी रियली ऑनेस्ट, आई रिमेंबर इट बाय dead, chess, sermon, water, said. I remember it like this: dead, chess, sermon, water, said. And these are the 5 parts of The Wasteland. Also a must-read work. Next question. A poem in which epic conventions are subverted. ऐसे पोएम जिसमें epic convention को आप subvert कर देते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? सब एपिकल पोएम, एंटी एपिक पोएम, मॉकिंग एपिक पोएम या मॉक हीरोइक पोएम? I think everybody knows about this. It is called mock heroic poem. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है The Rape of the Lock by Alexander Pope. So keep this in mind क्योंकि बहुत सारे ऐसे confusing से आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जिससे आप गड़बड़ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द थीम ऑफ द प्रोलिटेरियन नॉवल? तो प्रोलिटेरिएट क्लास के बारे में सुना ही होगा आपने अगर आप मार्क्सिज्म को पढ़ते हैं, और उसके बाद अगर आपको कोई पूछे और आपको नहीं पता हो कि व्हाट इज़ अ बूर्जुआ क्लास, व्हाट इज़ अ प्रोलेटेरियट क्लास, व्हाट इज़ अ एरिस्टोक्रेटिक्स क्लास, तो दैट इज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर यू, क्योंकि मार्क्सिज्म पढ़ने के बाद तो आपको आना ही आना चाहिए ये सब टर्म्स. तो प्रोलेटेरियन नॉवल क्या होती है? प्रोलेटेरियन नॉवल
टॉक्स अबाउट द वर्किंग क्लास। तो प्योरिटेरियन नॉवल जो है वो वर्किंग क्लास के बारे में बात करती है, लिखी भी ऐसे लोगों के द्वारा गई होती है जो वर्किंग क्लास को बिलोंग करते हैं। Thank you so much for watching. Subscribe my channel and hit the bell icon for more such videos.